Hello my dear students, I welcome you all to the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12. मैं हूँ श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंडिगो बाय लुइस फिशर, जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है। ऑलराइट, इससे पहले हम आपकी स्टोरी द रेड ट्रैप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। इंडिगो, तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडिगो का मतलब क्या होता है। इंडिगो बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो कि बेसिकली एक कमर्शियल क्रॉप होती है और इससे एक्सट्रैक्ट होता है ब्लू कलर का एक पाउडर जिसको आप बेसिकली नील बोलते हो या फिर ब्लू कलर की डाई बोलते हो। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑथर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि लुइस फिशर वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, और ये कहां पर है? ये है पेनिसिल्वेनिया में। He served as a volunteer in British Army. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व करा। He also had a career as journalist and wrote in the New York Times. He was also a member faculty of Princeton University. और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडिगो, it is an excerpt, यानी कि it is taken as a part of the book written on महात्मा गांधी named The Life of महात्मा गांधी, और इस बुक को रिव्यू करा जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन ऑन महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ठीक है, तो चैप्टर बिगिंस एज व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। यहाँ पर आई कौन है? आई है यहाँ पर ऑथर लुइस फिशर हिमसेल्फ। अब वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने विजिट करा गांधी जी को इन 1942 में, कहां पर? उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में है। तब गांधी जी ने उन्हें बताया कि अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे हुआ और कैसे गांधी जी ने यहाँ पर प्लान करा। दैट हाउ आई है यहाँ पर गांधी जी, हाउ आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वाज इन 1970। अब यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं लुइस फिशर को कि मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे हुआ और कैसे मैंने प्लान करा कि मुझे ब्रिटिशर्स को इंडिया से एग्जिट करवाना है। इट वाज इन 1970। अब ये तब की बात है जब गांधी जी लखनऊ गए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के लिए, और वहां पे बहुत सारे डेलीगेट्स और विजिटर्स आए हुए थे कि उनके पास एक पीजेंट पहुंचते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। पीजेंट कौन होते हैं? पीजेंट होते हैं वो फार्मर जो कि एक लैंड पर फार्मिंग करते हैं, और वो लैंड के ओनर नहीं होते हैं, ओनर कोई और होते हैं। वो उस लैंड पे क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट पे करते हैं, और यहाँ पे लैंड के ओनर कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो पीजेंट वर्ड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बताती हैं कि वो वैसे ही थे जैसे कि कोई और अदर पुअर पीजेंट दिखता, यानी कि वो पुअर थे, इमैसिएटेड थे। इमैसिएटेड का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा वीक थे। और वो बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए गांधी जी को कि आई एम राजकुमार शुक्ला और मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको यानी कि गांधी जी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण में। गांधी जी ने आज से पहले इस जगह का नाम, चंपारण का नाम, कभी सुना भी नहीं था और उन्हें पता भी नहीं था कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। चंपारण कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है हिमालयन रेंज की फुटहिल्स में, जो कि नेपाल के पास एग्जिस्ट करती हैं। अब ये उस टाइम की बात है जब पुराने जमाने में शेयर क्रॉपिंग का पैटर्न प्रैक्टिस होता था। शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड होता था इंडिया में जिसको ओन कौन करते थे? ब्रिटिशर्स। और इंडियन फार्मर्स इस लैंड पर जब कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करते थे तो उस क्रॉप कल्टीवेट करने का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट इंडियन फार्मर्स को, जिनको कि डिस्क्राइब करा गया है पीजेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स, पे करना होता था ब्रिटिशर्स को। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको दोनों ही टर्म्स, पीजेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स। तो ये उस टाइम की बात है जब शेयर क्रॉपिंग प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, और उन्हीं में से एक शेयर क्रॉपर और पुअर पीजेंट था राजकुमार शुक्ला, जो कि शेयर क्रॉपिंग से रिलेटेड इनजस्टिस जो प्रैक्टिस हो रहा था, ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाने के लिए यहाँ पर गांधी जी से बात कर रहे हैं। He was illiterate. ही कौन है यहाँ पर? ही है यहाँ पर राजकुमार शुक्ला, जो कि पीजेंट है। उसको ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑल्दो वो इलिटरेट था लेकिन ही वाज रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का क्या मतलब होता है? वो डिटरमिन्ड था, यानी कि उसका निश्चय जो उसने कर रखा है वो उसके लिए काफी ज्यादा डिटरमाइंड था। और वो यहाँ पर कांग्रेस सेशन में आए हुए थे क्योंकि वो कंप्लेन करना चाहते थे इस इनजस्टिस के बारे में जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे इन पुअर पीजेंट्स के साथ काफी टाइम से। एंड समबडी, और प्रोबेबली किसी ने उन्हें बोला था कि अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है तो तुम गांधी जी से बात करो। अब इन बातों के बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला को बताते हैं कि उनकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स लाइंड अप है
जैसे कि उन्हें अभी कानपुर जाना था, यानी कि कानपुर जिसे आप नाम से जानते हो, एंड उसके बाद उन्हें और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी उनकी जो मीटिंग्स है वो ऑलरेडी अलाइन अप थी। शुक्ला जो होते हैं वो गांधी जी के साथ हर एक जगह पर उनको अकम्पनी करते हैं जहां जहां भी उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स थी, और उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम रिटर्न करते हैं जो कि कहां पर है, अहमदाबाद में। शुक्ला उनके साथ हर एक जगह जाते हैं और फॉर वीक्स तक वो गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। एंड में वो बोलते हैं फिक्स अ डेट ही बेग। एंड में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बेग करते हुए बोलते हैं कि प्लीज एक डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय शेयरक्रॉपर्स टेनासिटी, अब राजकुमार शुक्ला की इस टेनासिटी से यानी कि इस डिटर्मिनेशन से जो है गांधी जी काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और तब वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे सो एंड सो डेट को कैलकाटा जाना है, तुम मुझे वहां पर मिलना एंड वहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। Months passed and Shukla was sitting on his haunches. Haunches का मतलब क्या होता है, जब हम इस ढंग से बैठते हैं कि हमारा अपर पोर्शन ऑफ द लेग जो है उस पर पूरा प्रेशर जाए, ऐसे अब तक राजकुमार शुक्ला वेट कर रहे थे गांधी जी का। एंड उस जगह पर जहां पर गांधी जी ने उन्हें बोला था कि तुम कैलकाटा में मुझे इस वहां पर जहां पर गांधी जी ने बोला था कि तुम कैलकाटा में मुझे सो एंड सो डेट पर आकर मिलना। नाउ ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। अब शुक्ला ने वेट करा जब तक गांधी जी फ्री हुए और तब उन दोनों ने एक ट्रेन को बोर्ड करी जो कि कहां पर जा रही थी, टू द पटना। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से गांधी जी और शुक्ला जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर, जो कि कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे एंड लेटर ऑन वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे, हु लेटर बिकेम। लेकिन जब शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तब उस टाइम वो अपने घर पर नहीं होते हैं और वो आउट ऑफ द टाउन होते हैं, लेकिन जो सर्वेंट्स होते हैं वो राजकुमार शुक्ला को देखकर पहचान जाते हैं और वो उसको जानते थे एज अ योमैन। योमैन का मतलब क्या होता है, एक पुअर फार्मर जो कि टाइम टू टाइम उनके बॉस जो कि कौन है यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद जी, उनके यहाँ आया करते थे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम, इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी को देखकर जो सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को भी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये भी इन्हीं के साथ है, इसलिए ये भी कोई पुअर पीजेंट होंगे। अब सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को वहां पर ग्राउंड पे रहने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो गांधी जी को वहां का जो वेल होता है उससे वाटर फेच करने को अलाउ नहीं करते, लेकिन वो गांधी जी को वहां पर जो वेल होता है उससे पानी बिल्कुल फेच नहीं करने देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग एक इविल था जो कि क्या था, अनटचेबिलिटी का। उस टाइम पर प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। ऐसा माना जाता था कि कोई भी अगर अनटचेबल नॉर्मल वेल से वाटर फेच कर लेगा तो उसका जो एंटायर वाटर है वो पूरा पोल्यूट हो जाएगा। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चंपारण जाते हुए वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, क्योंकि वो रूट में ही पड़ेगा चंपारण जाते हुए, क्योंकि वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे रिगार्डिंग दिस होल केस ऑफ इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपिंग। और उनको लग रहा था प्रोबेबली जो राजकुमार शुक्ला है वो एंटायर जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाए हो, इसलिए वो खुद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करना चाहते थे रिलेटेड टू दी केस। नाउ अकॉर्डिंगली गांधी जी सेंड करते हैं एक टेलीग्राफ, किसको, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि कहाँ के प्रोफेसर थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। और इनसे गांधी जी पहले मिल चुके थे कहाँ पर, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। वहां पर प्रोफेसर जेबी कृपलानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की क्राउड के साथ गांधी जी को वेलकम करते हैं ऑन मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1970। अब गांधी जी वहां पर पहुंचने के बाद किसके घर पर स्टे करते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पर, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं। यहाँ पर दो प्रोफेसर्स का नेम आया है, इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उनको स्टेशन पर रिसीव करने गए थे गांधी जी को प्रोफेसर जेबी कृपलानी, और गांधी जी किसके घर पर रुके थे 2 डेज के लिए, प्रोफेसर मलकानी के घर में। अब गांधी जी बता रहे हैं कि जैसे कि वो यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के घर पर रुके थे, ये बहुत अनयूजुअल चीज थी उस टाइम पर। किसी भी पर्सन को, गांधी जी टाइप के पर्सन को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपने घर पर हार्बर करे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स की, और गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक केस के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए थे, इसलिए इस इंसिडेंट को एक अनयूजुअल इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं गांधी जी। अब गांधी जी यहाँ पर आए हैं, ये बात बहुत जल्दी जल्दी पूरे एरिया में फैल गई।
अब बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स इधर उधर से जो है एक जगह पर आने लगे देखने के लिए कि कौन उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है। लोग इधर उधर से आ रहे थे, चाहे उन्हें पैदल आना पड़ रहा था या फिर उन्हें किसी कन्वेंस से आना पड़ रहा था, यानी कि चाहे उन्हें पैदल आना पड़े या किसी व्हीकल से आना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे देखने के लिए कि कोई पर्सन उनकी इस इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपिंग के लिए उनकी हेल्प करने आ रहा है। मुजफ्फर लॉयर्स से मीटिंग होती है गांधी जी की, उन लॉयर्स के साथ जो कि इन पुअर पीजेंट्स का केस रिप्रेजेंट किया करते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम इनटू द कोर्ट। यहाँ पर जो लॉयर्स हैं वो अपनी फीस के बारे में भी बताते हैं जो वो चार्ज किया करते थे इन पुअर पीजेंट्स से। ये सारी बातें जानने के बाद जो गांधी जी है, गांधी चिडेड द लॉयर्स, यानी कि यहाँ पर गांधी जी जो है लॉयर्स की फटकार लगाते हैं। क्योंकि लॉयर्स इतनी हैवी अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर रहे थे इन पुअर पीजेंट्स के साथ। एक तो उनके साथ इनजस्टिस प्रैक्टिस हो रहा है, ऊपर से वो पुअर हैं और यहाँ पर लॉयर्स उनके साथ, और यहाँ पर लॉयर्स उनको एक हैवी अमाउंट ऑफ फीस भी बोलते थे पे करने के लिए। He said that I have come to the conclusion that, यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है सारी बातें जानने के बाद कि ये जो कोर्ट्स है इनका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स को यहाँ पे कौन ओन करता है, ब्रिटिशर्स। यहाँ पे मेनली ऑफिशियल्स कौन होंगे, ब्रिटिशर्स। एंड ये जो पुअर पीजेंट्स है जो इतने डरे सहमे हुए हैं, इनके पास तो कुछ हिम्मत ही नहीं है कि ये जाकर कुछ कोर्ट में बोल पाएंगे, तो फिर कोर्ट का तो यहाँ पर कोई यूज रहता ही नहीं है। हमें रियल वर्क कहाँ पर करना है कि हमें इन जो पुअर पीजेंट्स है इनके अंदर से इस डर को हटाना होगा। अब वहां पर शेयर क्रॉपिंग की जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया है। जितना भी एंटायर लैंड होता था उसको स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था, और जितना भी वो एरेबल लैंड होता था यानी कि कल्टीवेबल लैंड, उसमें जो है 15% एरिया पे फोर्सिबली ब्रिटिशर्स ऑर्डर करते थे। इस एरिया के 15% लैंड पे ब्रिटिशर्स फोर्सिबली इंडियंस को फोर्स करते थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल क्रॉप उगानी है। उसका क्या नेम है यहाँ पर, इंडिगो, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। और ये 15% का 15% इंडिगो इन पुअर फार्मर्स को सरेंडर कर देना होता था ब्रिटिशर्स को इन फॉर्म ऑफ द रेंट, जिस पर वो फार्मिंग कर रहे हैं उस लैंड के लिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन उस टाइम का बात है जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि एक कंट्री जर्मनी में अब सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो डिस्कवर हो गया है। अब इसकी कल्टीवेशन की जरूरत नहीं रह गई थी, इसलिए यहाँ पर ये जो शेयर क्रॉपिंग का पैटर्न है जो अब तक फॉलो होता आ रहा था, अब ब्रिटिशर्स इसको एनीमोर फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब तक तो उन्होंने इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा था पुअर फार्मर से, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर जर्मनी ने क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, इसलिए अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना चाहते थे। और इन लोगों ने इंडियंस को क्या बोला और इन लोगों ने पुअर पीजेंट्स को क्या बोला, ये कि अगर आप लोग इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे करनी पड़ेगी, और तब आप इस जो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इससे रिलीव हो सकते हो। बहुत सारे पुअर पीजेंट्स ने ये फी पे कर दी और बहुत सारे पुअर पीजेंट्स ने ये फी पे कर दी। कुछ लोगों ने इस फी को पे नहीं करना चाहा, उन लोगों ने कोई लॉयर्स को हायर करा, एंड कुछ लोगों ने जो इसको अपोज कर रहे थे पुअर पीजेंट्स, उनके लिए जिन्होंने मना कर दिया कि वो ये सम जो है पे नहीं करेंगे, उनके लिए जो लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने ठग्स हायर करे, यानी कि गुंडे बदमाश, यानी कि जो मार पीट कर उनको मनवा लिया करते थे कि तुमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस देनी ही देनी है। तो यही थी पूरी बेसिकली शेयर क्रॉपिंग की इनजस्टिस जो कि पुअर फार्मर्स के साथ अब तक प्रैक्टिस हो रही थी। इस शेयर क्रॉपिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसको डिस्क्राइब करा है एज एक्सम। एक्सम का मतलब क्या होता है, वेरी इरिटेटिंग, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब गांधी जी ने इस केस को कंटिन्यू करते हुए इसमें बहुत सारे और डिफरेंट फैक्ट्स को ढूंढना स्टार्ट करा। सबसे पहले वो विजिट करते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास, जहां पर सेक्रेटरी उन्हें बोलते हैं कि वो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं गांधी जी को। वो बोलते हैं क्यों नहीं दे सकते, वो बोलते हैं गांधी जी को कि क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के लोग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे गांधी जी को। तब गांधी जी को बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि मेरे ही इंडिया में, मेरे ही देश में ये लोग आउटसाइडर्स मुझे बाहर का बोल रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि आई एम नॉट ए आउटसाइडर। नेक्स्ट डे गांधी जी कॉल करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को तिरहुत डिवीजन के, जहां पर उनकी बात तो होती है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि जो कमिश्नर है
he tried to bully me. Me कौन है यहाँ पे? गांधी जी। गांधी जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैंने कमिश्नर से बात तो करी, लेकिन यहाँ पर जो वो कमिश्नर है उन्होंने गांधी जी को बुली करने की कोशिश करी और उन्होंने क्या बोला उन्हें कि वो तुरंत छोड़ दे, इस जगह को छोड़ दे। लेकिन गांधी जी इतनी आसानी से ये जगह छोड़ने वाले नहीं थे। रादर उन्होंने मोतीहारी की तरफ प्रोसीड करा, जो कि क्या है, चंपारण की कैपिटल, जहां पर उनको जाना था। गांधी जी को अकंपनी करते हैं बहुत सारे लॉयर्स। एट रेलवे स्टेशन बहुत सारी क्राउड वहां पे इकट्ठी होती है, मल्टीट्यूड, बहुत सारी क्राउड वहां पर इकट्ठा होती है ग्रीट करने के लिए गांधी जी को। और तब वो एक घर में जाते हैं जिसको वो अपना एक ऑफिस, जिसको वो अपना एक हेडक्वार्टर की तरह यूज करते हैं आगे के वर्क के लिए। तभी गांधी जी के पास एक न्यूज आती है कि पास ही के किसी विलेज में किसी पुअर पीजेंट के साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है। तब गांधी जी सोचते हैं कि वो इस केस को इंटेरोगेट करेंगे और वो वहां पे जाएंगे। नेक्स्ट डे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह पर जाएंगे और वो स्टार्ट करते हैं ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट उस जगह पर जाना। तब रास्ते में उनको एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर मिलता है और वो कहता है कि आप वापस लौट जाइए मेरे साथ मेरे कैरेज में। क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं। और जब वो घर पर आते हैं उस पुलिस ऑफिसर के साथ, तब वो उनके सामने एक ऑर्डर देता है और उनको बताता है, इसमें लिखा होता है क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी इस ऑर्डर को साइन तो कर देते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये लिख देते हैं दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, यानी कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। कौन सा ऑर्डर? क्विट चंपारण वाला। इस कॉन्सिक्वेंस में, क्योंकि उन्होंने एक लॉ के ऑर्डर को डिसोबे करा था, गांधी जी को पास एक समन आता है कि उनको नेक्स्ट डे कहाँ अपीयर होना है? कोर्ट में। पूरी रात गांधी जी बिल्कुल सोते नहीं है। रादर वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं आगे की चीजें। क्या क्या है उस प्लानिंग में? सबसे पहले वो टेलीग्राफ करते हैं राजेंद्र प्रसाद को और उनको बोलते हैं कि वो बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल यानी कि जानी मानी पर्सनालिटीज के साथ यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट वो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कहाँ पर? अपने आश्रम में। एंड थर्डली वो क्या करते हैं, वो एक वायर यानी कि एक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वाइसरॉय को रिगार्डिंग दी प्रेजेंट सिचुएशंस। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा मोतीहारी इज ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी कि वहां पर इमेंस नंबर में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे और ऐसा लग रहा था कि मोतीहारी कंप्लीटली ब्लैक हो गया हो विद पीजेंट्स। ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सट्रीमली क्राउडेड। अभी तक इस क्राउड को गांधी जी के साउथ अफ्रीका वाले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो तो सिर्फ इतना जानते थे कि कोई महात्मा है जो कि उनकी इनजस्टिस के खिलाफ हेल्प करना चाहते थे और उसको आज समन करा गया है कोर्ट में, इसलिए डेफिनेटली वो उसकी सपोर्ट में यहाँ पर आना चाहते थे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear. अब यहाँ पे पुअर पीजेंट्स का इतने बड़े अमाउंट में इकट्ठा हो जाना क्या था? एक स्टार्टिंग था लिबरेशन का, यानी कि फ्री होने का इन पुअर पीजेंट्स के, जो कि अब तक डरे सहमे थे फियर ऑफ ब्रिटिशर्स से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। अब ये जो क्राउड थी ना, क्राउड में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इतनी सारी क्राउड को देख के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा अनरेस्ट में आ गए, यानी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बिल्कुल भी क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको रादर क्या पड़ा, उनको गांधी जी की यहाँ पर जरूरत पड़ी पूरी की पूरी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर गांधी जी पूरी क्राउड से बात करते हैं इन ए वेरी पोलाइट और फ्रेंडली मैनर। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर गांधी जी ने ये बात बताई है कि अब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट थी, जो कि अब तक बिल्कुल अनक्वेश्चन थी, इतने मैसिव अमाउंट में भीड़ का इकट्ठा होना इन थाउजेंड्स, एक फील जगा रहा था कि अब ये जो पुअर पीजेंट्स है ये अब फियर स्ट्रिकन नहीं रह गए हैं एंड दे कैन डेफिनेटली बी फ्री फ्रॉम फियर। एंड अब वो क्वेश्चन कर सकते थे, अपोज कर सकते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। बेफल्ड का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और प्रोसिक्यूटर क्या चाहते थे जज को कि वो ट्रायल को जो है जो आज होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दें, यानी कि आगे के लिए टाल दें। और वो अपने हायर अथॉरिटीज से प्रोबेबली इस मैटर में बात करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस बात को मना करा और उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल भी डिले ना करा जाए। He read a statement pleading guilty. अब यहाँ पे गांधी जी अपने आप को गिल्टी बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लॉ के ऑर्डर को मानने से इनकार करा। और फर्दर वो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए बोलते हैं he was involved in a conflict of duties. गांधी जी बोलते हैं कि वो एक conflict of duties में फंसे हुए थे, जहां पर एक साइड क्या था कि उन्होंने एक लॉ के ऑर्डर को नहीं माना था और दूसरी साइड क्या था? दूसरी साइड था ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, जिसके तहत उन्होंने ये सब करा था। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैंने उसके फेवर में ये वर्क किया था। लेकिन क्योंकि मैंने लॉ के ऑर्डर को नहीं माना है, इसलिए डेफिनेटली जो भी मेरे अगेंस्ट चार्जेस हैं, जो भी मेरे अगेंस्ट
फीस है आप मुझे उसे बता दो, पेनाल्टी को मैं उसको डेफिनेटली पे कर दूंगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours of reason. अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि वो अपना डिसीजन आफ्टर 2 आवर्स बताएंगे और तब तक रीसर्च के लिए गांधी जी को फर्निश करते हैं बेल 120 मिनट्स की, यानी कि 2 आवर्स की। गांधी जी मना कर देते हैं कि उनको ये बेल चाहिए ही नहीं। गांधी जी बोलते हैं कि उन्हें ये बेल चाहिए ही नहीं। तब जो जज होते हैं वो उनको रिलीज कर देते हैं विदाउट अ बेल। यहाँ पर अब जज ने गांधी जी को फ्री कर दिया है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को फ्री कर दिया है, वो भी बेल के बिना ही। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. अब जब कोर्ट रिकन्वीन होती है तब जज बोलते हैं कि बहुत टाइम तक वो इस पर्टिकुलर केस में जो कोई भी डिसीजन है उसको नहीं देंगे और जब तक के लिए कोई डिसीजन नहीं आता तब तक गांधी जी इज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी इवन विदाउट अ बेल। अब यू मे सी हाउ सरप्राइजिंग इट इज कि गांधी जी को विदाउट अ बेल रिलीज कर दिया गया है। So that's how Indigo chapter part 1 ends here. अपने नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिगो पार्ट 2 से। बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनीटाइम। यू मे अवेल द एंटायर स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट। डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिगो पार्ट 2 से। टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।